हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारी न्यू वीडियो में। तो कल आपको इतना बता चुके थे ये पूरा पेज, ठीक है। तो मैंने कल आपको बता दिया था कि जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि क्या होता है और इस एक्स माइनस वाई को क्या कहते हैं, शुद्ध साधन आय। ठीक है, आपको ये फार्मूला मैंने बता दिया था कि एक्स हमारे देश के बाहर का ये मोटू हो गया और हमारे देश में जो विदेशी कंपनी कमाई करने आती है वो वाई हुई इसका फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो आपको पता था केस तीन होता है। एक केस होता है जीएनपी बड़ा हो सकता है जीडीपी से, केस दूसरा होता है जीएनपी से बड़ा जीडीपी हो सकता है और केस थर्ड होता है जीएनपी बराबर होता है जीडीपी के। तो कल मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी, ठीक है। और बंद अर्थव्यवस्था वो होता है जिस देश से ना बाहर का कंपनी आके व्यापार करे और ना ही यहाँ की कंपनी कहीं बाहर जाके व्यापार करे, ठीक है। तो एनएनपी भी मैंने आपको बता दिया था कि जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन निकालना बता दिया था ना, आप कल के वीडियो में देख चुके होंगे। जैसे कि फिर से मैं बता देता हूँ, आप एक बार क्विक रिवीजन करवाता हूँ। जैसे कि हमें जीडीपी निकालना हो किसी देश का, तो उस जीडीपी को निकालने के लिए उसके देश के अंदर का जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, चाहे वो आपके बाहर का कंपनी है, अमेरिका का कंपनी है, चाइना का कंपनी है, जितना भी कंपनी है ना, अगर आपके देश में उत्पाद कर रहा है तो वो टोटल जीडीपी में आएगा, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक लगा है, वर्ड का ही खेल है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो हमारे देश में जितना भी उत्पाद होता है, चाहे विदेशी कंपनी हो या कुछ हो, तो वो जीडीपी में आएगा। ठीक है, आप मेरे वर्ड्स को सुने, अच्छे से ध्यान रखें। हमारे देश में चाहे दुनिया की किसी भी ब्रह्मांड से कोई भी कंपनी आके अगर हमारे देश में बिजनेस करेगी तो वो काउंट होगा जीडीपी में। और जीएनपी में जो हमारे देश का नागरिक है, भले ही वो वियतनाम चले जाए या फिर कहीं और जाके काम करे, हाँ, लेकिन हमारे देश का नागरिक है और हमारे देश का कंपनी है, तो वो आएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। ठीक है, तो उस हिसाब से समझ चुके हो आप जीडीपी जीएनपी क्या होता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो मैंने आपको बताया था ना, जैसे कोई कंपनी बनी, उससे कुछ टूट फूट गई, तो वो हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आएगी, क्योंकि कुछ टूट फूट गई तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे कि कोई चीज़ बना 100 पीस, तो 100 पीस बना तो वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आएगा, आएगा ही आएगा, क्योंकि 100 का वो उत्पाद किया है, ग्रॉस नेशनल में आएगा। ठीक है, हम अपने इंडिया की कंपनी की बात कर रहे हैं। कोई भी कंपनी बनाई, उसमें से 10 टूट फूट गया तो 10 वो छोड़ के जो 90 बचेगा वो आएगा एनएनपी में। यहाँ पे शुद्ध पूछता है कि शुद्ध कितना है, ठीक है। तो अभी आप समझ चुके होंगे कि एनएनपी कैसे निकालना है। जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन जब करेंगे तो एनएनपी निकल जाएगा। तो अभी मैंने आपको एक टास्क दिया था कि आपने वो कंप्लीट कर लिया। अगर आपने उसे कंप्लीट कर लिया तो प्लीज़ आप उसे कमेंट में बताएं या फिर बताएं मेरे को। तो आज हमारा नेक्स्ट क्लास है ये आज हमारा नेक्स्ट क्लास है ये। मैंने एक चीज़ छोड़ दी है, वो आपको अभी समझ नहीं आता, ग्रेजुएशन लेवल का था, तो मैंने सोचा अभी आपको बताना ज़रूरी नहीं है, तो वो चीज़ छोड़ के मैं आज आगे बता रहा हूँ। देखो, आप ये चीज़ समझो, हमें जो मैंने लिख रखा है, बैकग्राउंड म्यूज़िक इग्नोर करना, कोई बात नहीं। तो आप ये चीज़ देखो, पहले सामान बन के निकलती है, ये समझ नहीं आया कोई बात नहीं है, लेकिन इसका हमें जो चीज़ें होती है ना, जैसे जो चीज़ होती है, हमें सामान दो ही सिचुएशन में, मतलब दो ही कॉस्ट पे मिलती है। एक होता है फैक्टर कॉस्ट, एक होता है मार्केटिंग रिटेल प्राइस, मतलब एमआरपी। एक मिनट में लिख दे रहा हूँ, एमआरपी। ठीक है, तो हमें कितने कॉस्ट पे मिलती है सामान, कोई भी दो कॉस्ट पे, या तो फैक्टर कॉस्ट या तो एमआरपी, मार्केटिंग रिटेल प्राइस। तो समझिए अब ध्यान से कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट वो होता है, जैसे कि किसी भी कंपनी में जब किसी चीज़ का उत्पाद हो, उत्पाद आप सुने, उत्पाद से क्या याद आया, उत्पादन के 4 कारक होते हैं। कौन कौन से? पूंजी, भूमि, उद्यमी, श्रमिक। तो ये चीज़ आप याद रखें उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो ठीक है, तो किसी भी कंपनी में अगर कोई भी सामान का उत्पाद हो, तो वो जो कंपनी रहती है ना, वो फैक्टर कॉस्ट पे अपना सामान निकालती है। ठीक है, आप समझिए, वो सामान किस पे निकालती है? फैक्टर कॉस्ट पे। लेकिन हम लोग को कैसे मिलता है? एमआरपी पे, मार्केटिंग रिटेल प्राइस पे। समझ रहे हैं झोल क्या है? कंपनी किसी चीज़ पे निकालती है, हम लोग को इतना पे मिलता है। तो ये सब क्यों होता है कि फैक्टर कॉस्ट में सस्ता पड़ रहा है और मार्केट रिटेल प्राइस में महंगा पड़ रहा है? इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि देखिए, इसके दो रूल होते हैं, मार्केट प्राइस ही है दोनों। ठीक है,
तो जैसे कि मार्केट प्राइस में जब हमें सामान कोई, पहले ये देखिए फैक्टर कॉस्ट, एफसी मतलब हुआ फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। ये समझ नहीं आ रहा है आपको, कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे कि कोई सामान हमें महंगा मिल रहा है, तो महंगा क्यों मिल रहा है? क्योंकि अगर कोई सामान हमें महंगा मिल रहा है उसका मतलब है कि उस फैक्टर कॉस्ट में, यहाँ जो फैक्टर कॉस्ट है जो कंपनी से बन के निकली है, सरकार ने उस पर ठोक दिया है क्या? टैक्स। क्या ठोक दिया है? टैक्स ठोक दिया है। इसलिए कोई भी सामान हमें दो रूल में मिल सकती है, तो महंगाई में या फिर सस्ती। तो एक सिचुएशन ये होता है कि जो भी सामान हमें मार्केट प्राइस पर मिलती है तो उसमें फैक्टर कॉस्ट में टैक्स को जोड़ा जाता है और सब्सिडी को घटाया जाता है। तो ये सिचुएशन जब होता है ना तो हमें सामान महंगी मिलती है, क्योंकि इसमें फैक्टर कॉस्ट में टैक्स जोड़ दिया है, सरकार अपना टैक्स जोड़ चुका है और सब्सिडी माइनस कर दिया है, तो ये चीज़ हमें मिलेगी महंगी। आप गौर से देखें, ध्यान दें यहाँ पे, इधर उधर ना देखें। तो ये चीज़ मिलेगी हमें महंगी। और वहीं पे हम बात कर ले इस मार्केट प्राइस की, एक मिनट डॉग्स, चले इग्नोर करें, ये जो मार्केट प्राइस है इसको देखें आप ध्यान से, इसमें है फैक्टर कॉस्ट माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। तो ये सामान हमें मिलेगी सस्ती, ठीक है। क्यों सस्ती मिलेगी? क्योंकि इसमें फैक्टर कॉस्ट में जो कंपनी से सामान बन के निकली है उसमें टैक्स को माइनस कर दिया है और सब्सिडी बढ़ा दिया है। तो सब्सिडी जब ही बढ़ा तो आप समझ जाए कि सामान सस्ती मिलेगी, लेकिन सब्सिडी घट के अगर टैक्स बढ़ा है तो वो सामान हमें महंगी मिलेगी। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप यहाँ पे लिख ले इसके साइड में ब्रैकेट देकर, ये महंगी मिलेगी क्योंकि इसमें टैक्स बढ़ा है। निकला तो वो फैक्टर कॉस्ट पे है, लेकिन सरकार उसमें टैक्स जोड़ के महंगा कर दिया है। और वहीं पे एक मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट से जो निकला उसमें सरकार जो है माइनस करके टैक्स को सब्सिडी बढ़ा के सस्ता कर दिया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब आप ये लाइन देखें, हम जो जीडीपी को निकालते हैं एक्चुअल में वो नॉमिनल जीडीपी ना हो के रियल जीडीपी होता है, जो किसी ना किसी बेस ईयर पर निकलता है। क्या? तो ये आपको समझ में नहीं आया ये लाइन, लेकिन इस लाइन को आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी बस इस लाइन को आप समझे कि हम जो जीडीपी निकालते हैं ना, वो जीडीपी एक्चुअल में नॉमिनल जीडीपी ना होके रियल जीडीपी होता है। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो मैं हूँ क्यों, मैं तो आपको समझाने के लिए ही हूँ ना। तो है जीडीपी को जो निकालते हैं एक्चुअल में वो नॉमिनल जीडीपी नहीं होता है, रियल जीडीपी होता है, जो किसी ना किसी बेस ईयर पर निकलता है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा नॉमिनल जीडीपी क्या है भाई, रियल जीडीपी क्या है, बेस ईयर क्या है, कोई बात नहीं, आ जाते हैं अभी हम यहाँ पे। तो अभी आप समझे, मान के चलिए, आप अपने मन में वैसे कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैंने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया है पेंसिल। अभी पेंसिल भूल जाइए, जैसे कि हम ईयर लिखते हैं 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, उसके बाद 20, 21, 22, मान के चलिए इधर ऐसे ऐसे डॉट लगा दिए, बीच का एवरेज दर्शा देगा। तो इतना ये हो गया हमारा साल। 23, 24 भी लिख सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 2022 तक लिखे जैसे कि। तो ये जो पेंसिल है, मान के चलिए कोई भी चीज़ का उत्पादन हो रहा है, तो हम जैसे कि बता रहे कि पेंसिल का उत्पादन हो रहा है। अभी आप फर्स्ट लाइन ही देखिएगा, जो बोल रहे हैं बस वही देखना है। तो जैसे कि किसी भी चीज़ का उत्पादन हो सकता है, पेंसिल का हो सकता है, कपड़ा का हो सकता है, लिपस्टिक का हो सकता है, मेकअप पोतने वाला किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं। तो ऐसे ही दर ब दर निकलता है ना, वो जो निकलता है मतलब पर ईयर निकलता है। तो समझ चुके होंगे आप। अभी आ जाते हैं, अभी आप नहीं समझिएगा तो कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा थोड़ी देर में। तो ये हो गया हमारा ईयर, जैसे कि साल, जैसे कि 2011 का जीडीपी पूछता है ना कोई, 2012 का क्या, 13 का क्या, तो हर साल का जीडीपी अलग अलग होता है, को नॉमिनल होता है। तो ये सब अभी छोड़े, तो मान के चलिए 2011 है ठीक है। तो 2011 में जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले ये लिख चुके हैं हम, जैसे कि 2011 में 5 रुपया प्राइस था, फिर 6 रुपया हुआ, महंगाई धीरे धीरे बढ़ जाती है ना, तो 5 रुपया था, 6 रुपया था, धीरे धीरे 7 रुपया हुआ, 10 रुपया हुआ, 15 रुपया हुआ, तो प्राइस बढ़ते गया साल ब साल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है प्रोडक्शन आप प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्शन उत्पादन, थोड़ा वर्ड मिस्टेक्स को इग्नोर करिएगा। तो प्रोडक्शन मान के चलिए 2011 में 5 रुपए था, ठीक है, 5 रुपए था, तो 20 प्रोडक्शन हुआ। तो वैसे ही कर करके मतलब ऐसे ऐसे प्रोडक्शन होते गया। तो अब ये आपको पता है कि साल कौन सा है, आपको प्राइस भी पता चल गया है, प्रोडक्शन भी पता चल गया। तो अब आपको निकालना है जीडीपी। तो जीडीपी कैसे निकलेगा?
जैसे कि हम 2011 का निकाल रहे जीडीपी, तो देखिए 5 रुपया, 5 उत्पादन बता दिए एग्जाम्पल, 5 करोड़ 5 लाख करोड़ भी हो सकता है। तो 2011 में प्राइस कितना था 5 और उत्पादन कितना हुआ 20, तो जीडीपी कितना हुआ हमारा नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी कितना हुआ 100 रुपए हो गए, ठीक है। वैसे ही देखिए यहाँ पे 2012 में जैसे 6 रुपया है और 19 उत्पादन हुआ तो 6 गुना 9 114 हो गया। 2020 में ही वैसे ही 7 गुना 18, प्राइस हमको पता है, प्रोडक्शन पता है, तो उसको गुना करके हम नॉमिनल जीडीपी निकाल लिए अपना। तो देखिए आप ऐसे गुना कर दिए 20 पंचे 100 19 6 114, तो हमको 2011 का नॉमिनल जीडीपी पता चल गया, 12 का पता चल गया, वैसे ही करके 20 21 22 सब का पता चल गया। तो अब आप ध्यान से एक चीज देखें, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 114 था, यहाँ पे 126, 150, 240, तो हमारा जीडीपी बढ़ रहा है कि घट रहा है? मतलब ये क्या हो रहा है, हमारा नॉमिनल जीडीपी जो है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो बढ़ रहा है, आप देख रहे होंगे, लेकिन बढ़ नहीं रहा है। समझिए ध्यान से, बच्चा फंसता है यहीं पे। यही सब पॉइंट ना आपको कोई नहीं समझाता है कि कैसे होता है। आपको तो लग रहा है कि जीडीपी बढ़ रहा है, लग रहा है जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान से देखिए, आपको हम पढ़ा चुके हैं कि जीडीपी कैसे बढ़ेगा, जब उत्पादन बढ़ेगा, हमारा उत्पादन बढ़ेगा तभी तो जीडीपी बढ़ेगा। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए तो उत्पादन क्या बढ़ रहा है हर साल, 20 19 18 15 16, यहाँ पे 16 के जगह आप 14 मान लीजिएगा, वैसे 16 भी कोई नहीं लेकिन 14 मान लीजिएगा। तो आप एक तरह से देखिए प्रोडक्शन तो घट ही रहा है ना, तो प्रोडक्शन घट रहा है तो जीडीपी कैसे बढ़ेगा? समझ रहे हैं ना आप? तो प्रोडक्शन घट रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, तो ये हमारा रियल जीडीपी नहीं हुआ। यहाँ पे तो महंगाई बढ़ रहा है, ठीक है, महंगाई बढ़ रहा है, और कोई महंगाई बढ़ा के जीडीपी बढ़ाए तो वो क्या कुछ कह थोड़ी ना सकते हैं। सरकार है, सरकार तो अपना, खैर सरकार को छोड़े, आप देखें यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है तो, लेकिन प्रोडक्शन तो हमारे देश का कम हो रहा है, 20 19 18 15 घट गया, यहाँ पे 14 मानना है आपको, ऐसे 16 पता नहीं कैसे लिखा गया। तो प्रोडक्शन हमारा घट रहा है, तो हमें हमारी रियल जीडीपी कैसे पता चलेगी? सोचने वाली बात है ना, ये तो नॉमिनल है, तो यहाँ पे है रियल जीडीपी, ठीक है, रियल जीडीपी देखिए। तो रियल जीडीपी कैसे क्या है आपको अभी पता चल जाएगा। तो आप बस इतना देखें कि यहाँ पे देखें ईयर है, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे प्रोडक्शन घट रहा है हर साल, तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है हमारा। तो नॉमिनल जीडीपी तो ऐसे ही बढ़ते ही रहता है, वो तो ये सरकार कभी नहीं दिखा सकती है। अगर ये जीडीपी सरकार दिखाएगी कि देखो मेरे देश का जीडीपी बढ़ रहा है नॉमिनल जीडीपी, तो वो दूसरा देश वाला समझेगा कि लोल है, बकलोल है, ये बोलेगा अभी बच्चा है। तो ये कोई भी देश अपना नहीं दिखाती है, खैर रियल जीडीपी दिखाती है। तो हम रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं ये बताइए, रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं? ये जो चल रहा है इसको बोलते हैं चालू वित्त वर्ष। जैसे कि चालू वित्त वर्ष मतलब जैसे इस साल का इतना प्राइस है, इतना उत्पादन है, तो चालू वित्त वर्ष हुआ वो। अब आप इकोनॉमिक्स वाला टर्म को ध्यान दीजिए, जैसे ये चला तो ये हुआ चालू वित्त वर्ष, ठीक है, चालू वित्त वर्ष। तो हम नॉमिनल जीडीपी, एक बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये कंपटीशन का एग्जाम में, कोई एग्जाम था पीसीएस वगैरह का, उसमें पूछा हुआ है कि नॉमिनल जीडीपी किस वर्ष के आधार पे होता है। तो ये किस वर्ष के आधार पे नॉमिनल जीडीपी बनता है? देखिए नॉमिनल जीडीपी में उसी वर्ष का उत्पादन, उसी वर्ष का प्राइस, उसके बाद उसी वर्ष का उत्पादन, उसी वर्ष का प्राइस। तो नॉमिनल जीडीपी चालू वित्त वर्ष के आधार पर होता है, चालू वित्त वर्ष के आधार पे होता है। इसको लिख लीजिए, हम नहीं लिख पाए कोई बात नहीं, लेकिन नॉमिनल जीडीपी किस वर्ष के आधार पे होता है? चालू वित्त वर्ष के आधार पर, चालू वित्त वर्ष के आधार पर, ठीक है। तो ये तो नॉमिनल जीडीपी हो गया। हम रियल जीडीपी कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लिख दिया जैसे कि ये, तो इसमें हर देश में एक ईयर माना जाता है जिसको कहते हैं बेस ईयर, औसत विकास दर या फिर आधार वर्ष या फिर बेस ईयर। तो हर देश के अंदर एक बेस ईयर माना जाता है। और बेस ईयर किस देश को माना जाता है? जिस बार जैसे कि जिस बार किसी देश में जिस वर्ष का ना तो जीडीपी ज्यादा बढ़ा हो ना ज्यादा घटा हो, तो संतुलन में जैसे रहेगा, तो उस वर्ष को माना जाता है बेस ईयर, आधार वर्ष, ठीक है। तो आधार वर्ष हम किसको मानेंगे? जिस साल में ना ज्यादा जीडीपी बढ़ा हो ना ज्यादा घटा हो, अगर संतुलन में या फिर बराबर में रहा होगा, तो
तो उसको मान लेते हैं बेस ईयर। तो हमारा बेस ईयर क्या है भारत का? अभी हमारा बेस ईयर है 2011। अभी आप अगर पढ़े होंगे कभी कुछ तो आपको पता होगा कि पूछता है, हमेशा इसी पे पूछेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार इस देश का ये बताइए, मतलब अपने देश का, सॉरी, 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य का कितना लिंगानुपात है, 2011 की जनगणना के अनुसार ये कितना है, वो कितना है। तो हमारा बेस ईयर माना गया था 2011। समझ गए आप बेस ईयर क्या होता है? तो हमारा माना गया है 2011। तो अब आप ये देखिए, तो अब तो हमको अगर रियल जीडीपी निकालना है तो हम तो बेस ईयर को बस लेंगे। अब ये भी समझिए कि अगर क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि रियल जीडीपी जब निकालना हो तब हम कौन से ईयर को, कौन से वर्ष को मानते हैं, तो आधार वर्ष को। उस टाइम पे चालू वित्त वर्ष को नहीं माना जाएगा जो लाइनिंग में चल रहा है, ठीक है। तो रियल जीडीपी किस पे निकालते हैं हम? आधार वर्ष पे। और हमारा आधार वर्ष क्या है? 2011, ठीक है, हमारा आधार वर्ष है 2011। तो अब देखिए 2011 में मानेंगे बस। तो 2011 में रेट क्या था? 5। तो रेट 2011 का ही लेंगे, बस प्रोडक्शन न बढ़ घट रहा है। तो हमारा आधार वर्ष तो 2011 है। तो 2011 में 5 रुपया प्राइस था। तो देखिए 2011 में 5 रुपया प्राइस था। तो 2011 हमारा आधार वर्ष है, तो 5 रुपया प्राइस, और उत्पादन कितना हुआ? 20 रुपया का। तो रियल जीडीपी देखिए 20 गुना 5, 20 गुना 5 तो 100 हो गया, ठीक है। तो अब वहीं पे बात कर ले हम 2012 के रियल जीडीपी की। हम नॉमिनल जीडीपी नहीं बात कर रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी आपको समझा चुके हैं, हम रियल जीडीपी अब बात कर रहे हैं। तो रियल जीडीपी में हमेशा प्राइस किस वर्ष का रहेगा ये बताइए पहले? प्राइस रहेगा बेस ईयर का। और हमारा बेस ईयर क्या है? भारत का बेस ईयर आधार वर्ष क्या है? 2011। तो हम रियल जीडीपी निकालने हैं, तो रियल जीडीपी निकालने में प्रोडक्शन उसी देश का देखना है हमको, मतलब प्रोडक्शन उसी साल का देखना है। ऐसे समझिए इकोनॉमिकल भाषा में, चालू वित्त वर्ष का हमें प्रोडक्शन देखना है और आधार वर्ष का हमें प्राइस देखना है। तो हमारा आधार वर्ष का प्राइस है 5 रुपया, लेकिन प्रोडक्शन देखिए 2012 का कितना हुआ था? 19। तो प्राइस कितना है बेस ईयर का? 5। तो 5 गुना 19 95। अब वैसे ही कर करके आगे 2020 पे, तो क्या 2020 में इस प्राइस को गुना कर देंगे प्रोडक्शन से? नहीं, इससे गुना कर देंगे तब तो हमारा नॉमिनल जीडीपी निकल जाएगा। बेस वर्ष के प्राइस से गुना करेंगे। तो बेस वर्ष क्या है? 5। और प्रोडक्शन कितना हुआ 2020 में? 18। तो 18 पंचे 90, 18 पंचे 90। वैसे ही 2021 का देखिए, बेस ईयर का प्राइस देखना है तो 5 है, प्रोडक्शन देखना है चालू वित्त वर्ष का तो 15 है। तो कितना हुआ? 15 पच्चे 75। वैसे ही उसी प्रकार से देखिए 2022 का प्रोडक्शन 16, लेकिन प्राइस लेंगे बेस ईयर का, आधार वर्ष का लेंगे हम, ठीक है। रियल जीडीपी में हमेशा प्राइस लिया जाता है आधार वर्ष का, और आधार वर्ष हमारा 2011 है। तो 16 तो नहीं, यहाँ पे आपको बोले थे 14 मानने, तो 14 पंचे 70। तो अब आप एक बात बताइए, रियल जीडीपी बढ़ रहा है कि घट रहा है? गौर से देखिए 2011 के जनगणना पे, या फिर बेस ईयर ये है तो इस पे देखना है हमको, क्योंकि यहीं पे ना हम सेट किए थे। इस साल का ना जीडीपी हमारा ज़्यादा बढ़ा था ना ज़्यादा घटा था, तो सब कुछ संतुलन में था। तो यहीं से हम जोड़ेंगे रियल जीडीपी, ठीक है। बेस ईयर इसी को बोला जाता है, आधार वर्ष। तो एक बात बताइए आप, रियल जीडीपी हमारे देश का क्या हो रहा है? घट रहा है ना, घट रहा है जीडीपी। लेकिन ये आपको एग्जांपल देने के लिए समझाए, इस ताकि आप ये समझे कि नॉमिनल जीडीपी हमेशा बढ़ते ही रहता है, साला हमेशा बढ़ते रहेगा। आपको लगेगा कि क्या बात है इतना ज़्यादा, तो नॉमिनल जीडीपी हमेशा बढ़ते दिखेगा। और रियल जीडीपी भी बढ़ता है, ऐसा बात नहीं है, हमारे देश का भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो रियल जीडीपी ये हो गया, नॉमिनल जीडीपी ये हो गया। तो अब आप जीडीपी में तो कभी कंफ्यूज नहीं ना होइएगा कि नॉमिनल जीडीपी कोई पूछ देगा। नॉमिनल जीडीपी जैसे ही पूछेगा, नॉमिनल जीडीपी में आपको उसी देश का उत्पादन और उसी देश का प्राइस गुना करके बोल देना, वो हो गया नॉमिनल जीडीपी। लेकिन आपको कोई पूछेगा कि 2024 का तुम रियल जीडीपी बताओ, रियल जीडीपी, तो रियल में आप प्राइस लीजिएगा 2011 का, ठीक है, प्राइस 2011 का, और उत्पादन 2022 का, 24 का, और गुना कर दीजिएगा उस हिसाब से। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है। तो आप यहाँ पे ये भी अगर याद रख सकते हैं, अगर आपको लगे तो 2024 का रियल जीडीपी था
184.88 लाख करोड़, देख रहे हैं रियल जीडीपी। और वहीं पे आप देखिए नॉमिनल जीडीपी 324.11 लाख करोड़। तो आपको समझ में आ रहा है ना 2024 का ये है। तो इसमें भी देखिए नॉमिनल जीडीपी इससे लगभग दोगुना बढ़ रहा है। तो नॉमिनल जीडीपी हमेशा बढ़ता है क्योंकि वो उसी साल के उत्पादन और उसी साल के रेट को जोड़ देता है, और महंगाई तो बढ़ते ही जा रही है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है। तो आज के लिए आप अगर इतना समझ गए तो आप महान हैं। मिलते हैं फिर।